देखो मिरर कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप। मिरर 3 तरह के होते हैं। एक प्लेन मिरर होता है, नंबर 1 प्लेन मिरर। ठीक, प्लेन मिरर जैसे ये पॉलिश है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। यस सर। ठीक, ये जैसे ये है, ये प्लेन मिरर है। यस सर। तो प्लेन मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है पता है? प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन 1 होता है, याद रहे। यस सर। मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब ये है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है। ये अगर 5 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक ना? अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट अगर सेम है तो मैग्नीफिकेशन जो है उस मिरर का क्या होता है? 1 होता है। तो प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 होता है। ठीक ना? प्लेन मिरर में अगर ये इसकी इमेज देखोगे तो ये जितना लंबा है उतना ही लंबा वो दिखाई देगा। ठीक ना? और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी इस मिरर से जितनी दूरी पर ये रहेगा, ठीक ना, बढ़ जाओ, इस मिरर से जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगी। मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी और मिरर से इमेज की दूरी बराबर है तो उसका मैग्नीफिकेशन 1 है। ठीक ना? या ये कहो कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों सेम है तो मैग्नीफिकेशन 1 है। तो याद रहे कि प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? 1 होता है। अब हम लोग के सिलेबस में ये प्लेन मिरर तो है नहीं, हम लोग के सिलेबस में है कौन सा मिरर? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये कौन से मिरर है? ये कर्व मिरर है। कौन से मिरर है ये? कर्व्ड मिरर। कर्व का मतलब क्या होता है? झुका हुआ, या ऐसे झुका हुआ रहे या ऐसे, या ऐसे मुड़ा हुआ रहे या ऐसे रहे, इसको क्या कहते हैं? कर्व मिरर। अब कर्व मिरर 2 तरह का होता है। एक मिरर तो ये होगा कि इसकी ये पॉलिश इधर होगी इस साइड में और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो इस साइड में होगा, इधर। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जैसे मान लो ये मिरर है, इधर पॉलिश है और हम अपना चेहरा इस साइड से देखें ऐसे, तो ये कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और दूसरे केस में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश इधर हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इधर है, ठीक ना, जो उभरा हुआ पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर, तो वो कॉन्वेक्स मिरर, और जो दबा हुआ पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो वो ये कॉन्वेक्स होगा। ठीक। अब इसके बाद देखो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो मैंने बताई थी तुम लोगों को। मान लो ये कर्व मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है ये। अब इस कॉनकेव मिरर में देखो जो ये बीच वाला पोर्शन होता है, ठीक इसके बीच वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पोल कहते हैं, पी से लिखते हैं। ठीक, और ये बीच का ये पॉइंट है, उससे हॉरिजॉन्टल लाइन जो पास कर रही है उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। नाइन्थ में भी है कि नहीं है? नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये। ठीक, अब ये देखो ये मिरर है क्या? कर्व मिरर। कर्व मिरर ऐसे है जैसे मान लो एक स्फेरिकल बॉल हो, ठीक, और उसको आधा नहीं आधे से थोड़ा कम पर काट दिया जाए या आधे से उसको काट दिया गया इस तरह से, ये पूरा ये स्फेरिकल और यहाँ से उसको काट करके निकाल दिया गया। ठीक, तो ये जो बचा, ठीक ना, और इस साइड में उसको क्या किया जाए? पॉलिश कर दिया जाए, और इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, तो ये कर्व मिरर बन गया ये। तो अब जिस स्फेयर का ये एक पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो इसका सेंटर देखो, ये स्फेयर था, ये रिंग था, ये इसका सेंटर है। तो अब इसको अगर मैं काट करके इतना निकाल लूँ स्फेयर से, तो ये क्या बन गया? कॉनकेव मिरर बन गया। और ये मान लो पी है, ठीक ना, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेंटर ऑफ
कर्वेचर कहलाएगा, ठीक। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको हम लिखते हैं सी, क्या लिखते हैं, सी। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आर है, ये इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम इसका फोकल पॉइंट करेंगे। यहाँ ठीक बीच में होगा फोकल पॉइंट, इसको एफ लिखते हैं। तो मैं इस पर लिखूँ, मैं मिटा दूँ, है ना। तो यहाँ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ एफ होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये फोकल पॉइंट है ये, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। तो फोकल लेंथ देखो, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी क्योंकि एफ बिल्कुल बीच में है, ठीक ना। तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अगर किसी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 10 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। और फोकल लेंथ अगर दिया हुआ हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो एफ इंटू 2। फोकल लेंथ का डबल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो इससे इमेज कैसे बनती है। देखो ये मान लो ये एक मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और ये एफ है, और ये सी है। इसके 3-4 रे जिसके बारे में जो है तुमको जानना चाहिए कि ये किधर से आती है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर से जाती है। तो नंबर एक कि अगर कोई रे फोकल पॉइंट से होती हुई आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, नंबर 1, ठीक। नंबर 2 पी एफ सी, इसका अपोजिट फोकल पॉइंट से आ रही है तो पैरेलल जा रही है, पैरेलल आएगी फोकल पॉइंट से जाएगी, पैरेलल आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस की एरिया मान लो कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकल पॉइंट से होकर के जाएगी, ठीक। तीसरा देखो, तीसरा ये है कि अगर कोई रे ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होके तो यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। 3 हो गया, ठीक। और चौथा ये है कि अगर कोई रे पोल पर आ रही हो, ये पोल है, तो जितनी एंगल बनाते हुए आएगी ये इंसिडेंट एंगल हुआ आई और ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दोनों अभी 4 जो रे है, इन्हीं 4 रे की मदद से हम क्या बनाते हैं, इमेज कैसे बनती है कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर से, उसकी स्टडी देखो। मान लो ये है, ये एफ है और ये सी, ठीक ना। तो पहले तो ये जो समझ देखो, ये इस दूरी को इधर से इनफाइनाइट, ठीक ना, ये एफ, ये सी और ये पी, और फिर इसके बाद इस लेंथ से बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम उसको कहेंगे कि वो इनफाइनाइट है। मान लो आसमान पर सितारा है, उसकी इमेज ये बना रहा है, तो सितारा कहाँ है, बोलो, इनफाइनाइट। इसके लिए सितारे की लेंथ क्या है, सितारे की लेंथ नहीं, सितारे की दूरी इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट होता है, ठीक। और ये सी, ये एफ। तो नंबर 1 देखो, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, यहाँ देखो, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट और यहाँ इमेज। नंबर 1 ऑब्जेक्ट को एफ पर रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट। इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट। नंबर 2 ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकल प्लेन में, फोकल प्लेन में, फोकल प्लेन में। तो अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखोगे तो ये कहाँ बनेगी इमेज, फोकल प्लेन में। फोकल प्लेन में रखोगे, इनफाइनाइट पर इमेज बनेगी, इनफाइनाइट पर रखोगे ऑब्जेक्ट तो फोकल प्लेन पर बनेगी। तीसरा देखो, अगर सी पर रखोगे तो सी पर जो है बनेगी,
सेंटर ऑफ कर्वेचर के प्लेन में अगर रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के प्लेन ही में बनेगी, मगर उल्टी बनेगी। और चौथा देखो, सी और एफ के बीच में हो गया ये। अब यहाँ देखो, इनफाइनाइट और सी एफ के बीच में रखोगे, इनफाइनाइट और सी, इनफाइनाइट इन्फिनिटी और सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखोगे तो सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी। बात समझ में आई? सी और एफ के बीच में रखोगे तो इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगी। सी और एफ के बीच में रखोगे, है ना, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखोगे तो सी एफ के बीच में बनेगी। सी एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगी। बात समझ में आई? सी पर रखोगे, सी पर जो बन जाएगी, एफ पर रखोगे इन्फिनिटी। पी और एफ के बीच में अगर तुम देखो, अब ये जो पांचों केस है, इन पांचों केस में जो इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड होगी। क्या होगी? इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड होगी और रियल। रियल इमेज वो होती है जिसको तुम पर्दे पर, रियल इमेज वो होती है जिसको तुम पर्दे पर ले सकते हो। तो क्योंकि रे यहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से रे आ रही है और टकरा करके वापस मुड़ रही है, तो बीच में अगर तुम कोई पर्दा रख दिए तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इमेज को पर्दे पर बना देगी, ठीक ना। और छठा केस ये होता है 6 वाला केस कि पी और एफ, अब देखो एफ पर रख दिया तो इनफाइनाइट, देखो यहाँ तुम देखो इनफाइनाइट पर रख रहे हो ऑब्जेक्ट, कहाँ रखे? इनफाइनाइट पर, तो कहाँ बना? एफ पर बना, फोकल प्लेन में। अब तुम ऑब्जेक्ट को ऐसे लेकर के आ रहे हो तो इमेज ऐसे आ रही है। देखो ऑब्जेक्ट को कैसे ला रहे हो, एक और दो, देखो ऑब्जेक्ट को देखो, इसकी इमेज यहाँ इन्फिनिटी पर रखोगे तो इमेज कहाँ बन गई? यहाँ बन गई। अब इसको तुम इधर लाओगे तो ये धीरे धीरे आएगा। देखो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि इसको इन्फिनिटी से सी पर लाओगे तो ये एफ से सी पर आएगा। ये ज्यादा दूरी तय करेगा, उतना ही टाइम में ये ज्यादा दूरी तय करेगा, ये कम दूरी, तो इसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो स्पीड के टर्म में भी हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं, ठीक ना। वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक ना। तो अब ये इसको यहाँ लेकर के आ गया, देखो ये ऐसे जा रही है, सी पर आ गया तो इमेज कहाँ बन गई? सी पर। अब इसको इधर हटाओगे तो ये, अब ये धीरे धीरे खसकेगा और ये तेज जाएगा, ठीक। तो देखो सी और एफ के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज कहाँ बनी? सी और इन्फिनिटी के बीच में। अब ये एफ पर कर दिए तो चलेगा इनफाइनाइट पर। अब जब तुम इसको और खसकाओगे एफ से तो वो इनफाइनाइट से कहाँ जाएगी? चली गई, एफ पर रख दिए तो इनफाइनाइट पे चली गई। अब यहाँ कर दिए, जरा सा इसको हटा दिए, तब क्या होगा? अब वो इनफाइनाइट से जंप कर जाएगी इस साइड में। बात समझ में आई? तो एफ और पी के बीच में अगर तुम रखोगे, एफ और पी के बीच में रखोगे तो ये क्या बनेगा? बिहाइंड द मिरर, ठीक। और क्या होगा? रियल होगा कि इमेजिनरी होगा? वर्चुअल होगा। इमेजिनरी मीन्स वर्चुअल। तो वर्चुअल का सिर्फ एक केस है, जान लो। तो वर्चुअल इमेज बनने का सिर्फ एक केस है कि ऑब्जेक्ट को पोल और फोकल पॉइंट के बीच में कहीं रखा जाए। पोल और फोकल प्लेन के बीच में अगर कहीं रखा जाएगा तो वो इन्फिनिटी पर बने, ये इस मिरर के पीछे बनेगा और इन्वर्टेड नहीं बनेगा, इरेक्ट। क्या बनेगा? इरेक्ट मीन्स सीधा, और वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स उसको पर्दे पर नहीं ले सकते हो, पर्दे पर नहीं ले सकते हो, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ एक ये इमेज देखो कैसे बनेगी। देखो यहाँ ये मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इमेज फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं? देखो इधर इमेज जिसका डायग्राम कैसे दिखाते हैं। एक तो तुम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लो, ये इसका हेड है ना, ये इसका क्या है? ये इमेज का हेड है। और इमेज के हेड की तस्वीर, इमेज या ऑब्जेक्ट के हेड की इमेज तुम ये देख लो कहाँ बन रही है, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट के हेड पर रोशनी पड़ रही है। अब यहाँ से टकरा करके बहुत सारी रोशनी क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। तुम कोई दो रे पकड़ लो, बहुत सारी रे यहाँ से आने के बाद क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ से कोई दो रे पकड़ लो, कोई भी दो रे क्या करो? पकड़ लो। तो एक रे मैं ले लिया हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हम वही दो रे पकड़ेंगे जिनके बारे में हमें पता है कि वो कैसे आएगा, तो कैसे आने का रास्ता क्या है, जाने का रास्ता है। हम ये जान रहे हैं कि अगर आने का रास्ता अगर इसके पैरेलल है तो जाने वाला रास्ता क्या होगा? फोकल पॉइंट से होता हुआ जाएगा। एक और ले लो, या तो सी से ले लो, या एफ से ले लो, या यहाँ से ले लो, है ना। उन तीनों रे के बारे में हमें उसका एड्रेस मालूम। कहाँ से ले लें बताओ? पोल से ले लें, पोल से ले लो। तो देखो यहाँ आया तो जितना एंगल ये इंसिडेंट एंगल है, यस सर। तो जितने एंगल से ये आएगा उतने ही एंगल से क्या होगा? वापस होगा।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? पर ये दोनों एंगल बराबर। तो अब ये इमेज कहाँ बन गई? देखो जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे वहीं पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, वहीं पर इमेज बन जाएगी। बात समझ में आई? ये अब यहाँ थोड़ा सा ये भी तुम लोगों को देखना है कि इसका कर्व देखना है। कर्व मतलब ऐसा नहीं है। देखो यहाँ ये तुम अगर ये इतना बड़ा ले रहे हो ये, ठीक, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो एफ कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ठीक ना? तो अब तुम कर्वेचर ये ले लो, एफ यहाँ बना दो, सी यहाँ बना दो, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यस सर। कम से कम कुछ तालमेल तो होना चाहिए। देखो यहाँ अब ये मान लो इसका सेंटर कहाँ, मान लो ये एफ है और ये सी है, और मान लो इसको आपने यहाँ रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से एक रे निकली, कैसे होके जाएगी? फोकल पॉइंट से, एक यहाँ से, ठीक ना, पैरेलल जाएगी। देखो यहाँ पर कट कर दिया इमेज, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक ना। एक रे हमने कैसे लिया है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकल पॉइंट से होता हुआ आएगा। दूसरी रे हमने कहाँ से ले लिया? फोकल पॉइंट से। कैसे निकलेगी? पैरेलल। अब तीसरा केस इसको जरा बना लेना कि वर्चुअल इमेज। देखो एक मान लो ये है, ये एक मिरर है और ये एफ है, ठीक, और ये सी है, और इसको आपने रखा है यहाँ ऑब्जेक्ट को। यस। एक रे ले लो, देखो पैरेलल लें, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने ले लिया। कहाँ से जाएगा? एफ से होता हुआ जाएगा। दूसरा क्या ले लें? अब ये एफ और सी दोनों तो लेफ्ट में है, तो दूसरा बस यहीं ले सकते हो पोल पर, ठीक ना। तो दूसरा पोल पर ले लो, ठीक। अब ये जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल से जाएगा। अब ये जो दोनों रे है देखो ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। अब ये फैलती हुई जाएगी। अब ये इधर तो नहीं मिलेगी ना, पीछे तो हाँ, तो अब इसको पीछे की तरफ तुम इसको प्रोड्यूस कर दो। देखो कहाँ मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है इमेज। देखो ऐसे बन गई, ये ए बी और ये ए डैश बी है। अब ये जो इमेज है देखो सीधी है, कैसी है? इरेक्ट है, इरेक्ट सीधी। और वर्चुअल इसलिए है कि यहाँ तो पॉलिश लगी हुई है, रे जो है, रे जो जा रही हो तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जा रही है ना। रे तो उस साइड में जा नहीं रही है, तो यहाँ अगर तुम पर्दा रख दोगे, स्क्रीन रख दोगे, उस स्क्रीन पर कोई रे टकराएगी क्या? आगे नहीं टकराएगी, तो उस स्क्रीन पर इमेज नहीं बनेगी, ठीक ना। मगर ये वर्चुअल इमेज आपको दिखाई देगी, स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी। ऐसे आपको वर्चुअल इमेज देखोगे तो ये दिखाई देगी। बात समझ में आई? और इरेक्ट और बड़ी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। क्या बनेगी? इनलार्ज बनेगी, ठीक। अब इसके बाद देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन जो इमेज है वो इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी गुनी बड़ी बन रही है। अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी है तो हम कहेंगे मैग्नीफिकेशन 1/2 है। 1/2 मीन्स 0.5, ठीक। और अगर इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुनी बड़ी बन रही है, इमेज 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, इमेज 10 सेंटीमीटर है, इमेज 2 गुना बड़ी बन गई, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक ना। ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर है और इमेज की हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है, इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज, ठीक। और इसका दूसरा फार्मूला होता है V/U, और यहाँ माइनस लगा देंगे, तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा I/O = -V/U। अगर मैग्नीफिकेशन माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड है। अगर सुनो इधर, मैग्नीफिकेशन से इमेज हम कैसे पता करते हैं? हम तुमसे ये कह दें कि किसी का कर्व मिरर का मैग्नीफिकेशन -2 है, तो -2 का मतलब क्या हुआ? इमेज 2 टाइम बड़ी बनेगी, इमेज इनलार्ज होगी 2 टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, और निगेटिव मीन्स इन्वर्टेड होगी। निगेटिव मीन्स इमेज कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, ठीक। मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव में है तो वो क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है कि इमेज इन्वर्टेड बन रही है, और अगर इन्वर्टेड होगी तो वो रियल होगी कि वर्चुअल होगी? बोलो, रियल होगी।
इधर जो भी इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज, तो इधर की इमेज क्या होती है? रियल होती है। रियल होती है, ठीक ना? तो मैग्निफिकेशन से हम पता लगा लेते हैं कि मैग्निफिकेशन, मैं तुमसे कह दूं मैग्निफिकेशन -1/2 है, तो -1/2 का मतलब कि इमेज ऑब्जेक्ट की आधी है और इन्वर्टेड है। यस सर। और रियल है। बात समझ में? इन्वर्टेड है और रियल है। और ऑब्जेक्ट की ये इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की आधी है। अब मैं अगर तुमसे ये कह दूं कि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज का डिस्टेंस, इमेज की हाइट बताओ, तो मैग्निफिकेशन आधा है तो इमेज आधी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। बात समझ में? 2.5 हो जाएगी। इससे हम, अब देखो यहाँ पर इसका फार्मूला देखो, मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ f जो है फोकल लेंथ है और ये क्या है? पोल से दूरी लेते हैं। यस सर। ठीक ना? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, बोलो, पोल मीन्स, या यहाँ मिरर जो लिख दो, मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस, और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल P। बात समझ में? तो इससे अगर 3 U V F 3 में से कोई भी एक दिए हुए हों तो मैग्निफिकेशन, तो 2 दिए हुए हैं तो तीसरा निकल जाएगा। ठीक? इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब हम दूरी नापते हैं, देखो है दूरी, तो लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होती है, देखो लेफ्ट, मान लो ये पोल P है, तो लेफ्ट साइड डिस्टेंस वो निगेटिव में, राइट साइड ऊपर और नीचे निगेटिव में लेते हैं। बात समझ में? तो अब ये अगर ये कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ किधर है? फोकल लेंथ किधर आएगा? लेफ्ट में आएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी किधर आएगा? लेफ्ट में आएगा। तो लेफ्ट में आएगा तो वो निगेटिव होगा। मतलब ये हुआ कि अगर कॉनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ निगेटिव में होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव में होगा। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि ये कॉन्वेक्स लेंथ है, वो उसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो आप ये समझ जाइए कि 2 सेंटीमीटर यहाँ माइनस हमको रखना है ना? जब मैं ये कहूँगा कि वो कॉन्वेक्स मिरर है, वो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का है ना? तो आपको क्या रखना है? निगेटिव रखना है। बात समझ में आई? अब इस पर देखो एक क्वेश्चन देखो, मान लो ये P है, F है, C है, और इसका यहाँ से 10 सेंटीमीटर का क्या है, मान लो 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा गया है AB। ठीक है? आपको ये बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी। इसका जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो ये कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा? अब ये P से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो जाएगी? U। P से ऑब्जेक्ट की दूरी U। तो अब इसमें रख दो 1/f = 1/v + 1/u, तो 1/f क्या रखेंगे? -5 = 1/v + 1/u। लेफ्ट में है ना, ये दूरी लेफ्ट में है, तो -20, तो -1/5 = 1/v - 1/20, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो 1/v को अपनी जगह पर आने दो, -1/5 और -1/20 को लेफ्ट में लेकर के आइए, तो क्या हो जाएगा? बोलो, +1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 एलसीएम हो जाएगा। 5 4 × 20, 4 1 4 -4 और प्लस 20 में 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -3/20। तो 1/v = -3/20, तो v = कितना हो जाएगा? -20/3। ठीक ना? ये इतना सेंटीमीटर 6 पॉइंट, ये 20 में अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, देखो ठीक ना, फिर ये 6.66, तो एक डिजिट तक या 2 डिजिट तक मैं अगर लूँ तो ये हो जाएगा -6.66 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तो अब ये देखो, ये निगेटिव क्या बता रहा है? बोलो, निगेटिव क्या बता रहा है? निगेटिव ये बता रहा है कि ये इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक ना? ये लेफ्ट में बनेगी और इन्वर्टेड होगी। बात समझ में आई? अब इसका मैग्निफिकेशन अगर तुमसे पूछा जाए तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? M = -v/u।
m इक्वल टू एक माइनस पहले से है और v भी माइनस में आया है, -20/3 और डिवाइडेड बाई u भी माइनस में आएगा, नहीं आएगा 20 ये सॉरी 20 ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में, v भी माइनस में, दोनों लेफ्ट में है, तो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो m इक्वल टू हो जाएगा मैग्निफिकेशन m इक्वल टू 20/3 इंटू 1/20 हो जाएगा ये। यस सर। तो ये इससे ये देखो माइनस में ये दोनों माइनस कैंसिल आउट हो गए, मगर ये माइनस अभी जीवित है, ये जिंदा है। तो यहाँ क्या करेंगे, लगा देंगे। तो m इक्वल टू -1/3 माइनस क्या बता रहा है कि इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टी इमेज बनेगी, और उल्टी इमेज हमेशा क्या होती है, रियल होती है, उसको पर्दे पर लिया जा सकता है। बात समझ में आई? और 1/3 का मतलब ये हुआ कि अगर 9 सेंटीमीटर का अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो उसका 1/3 टाइम्स इमेज बनेगी, इंटू 1/3 कर दो, 3 3 जा 9, मतलब अगर 9 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है 3 3 जा 9, तो इमेज की दूरी, इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 3। अगर 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 हो जाएगा। 1/3 टाइम्स इमेज बनेगी। 15 सेंटीमीटर का लंबा ऑब्जेक्ट है तो इमेज 5 सेंटीमीटर की बनेगी, 9 सेंटीमीटर का है तो इमेज 3 सेंटीमीटर बनेगी। बात समझ में?